Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पिछली दो वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्पेशली फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। पहली वीडियो में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होती है और किस किस रीज़न से किसी फ़ीमेल में फ़ीमेल इनफर्टिलिटी होती है। और उसके तहत हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की इम्पॉर्टेंट, जैसे कि पहले हम कैसे डायग्नोसिस किया करते थे कि मेल के अंदर प्रॉब्लम है या फ़ीमेल के अंदर प्रॉब्लम है। लास्ट वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया था दो बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में, है ना। आप लोगों को बताया था फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के लिए कि अगर वो जो है पीड़ित है फ़ीमेल इनफर्टिलिटी से, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उन दो नुस्खों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा रीज़न और सबब जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो रीज़न और सबब मेल के अंदर है, तो उसको हम लोग मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। और उस मेल इनफर्टिलिटी की जब है आपके अंदर, तो फिर उस सूरत में आपको कौन कौन सी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और स्पेशली हम अपनी प्रैक्टिस में यहाँ पर जिन जिन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेडिसिन का रोल जो है वो बाद में होता है। पहले आप लोगों को जो पता करना होता है मेल इनफर्टिलिटी में, वो रीज़न पता करना होता है। बहुत मर्तबा पेशेंट ये करते हैं कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे अपनी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट्स शेयर करते हैं कि हमारा सीमेन में ये प्रॉब्लम है। वो बता भी देते हैं, क्योंकि उन लोगों को इतना तो पता ही होता है आजकल, जाहिर सी बात है सभी को। तो ओलिगोस्पर्मिया है हमको, आप इसके लिए मेडिसिन तजवीज़ फरमा दें। तो ये जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर ओलिगोस्पर्मिया है आपको, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये ओलिगोस्पर्मिया आपको क्यों है, इस पर फोकस करना चाहिए और इसकी सही डायग्नोसिस और सही तशख़ीस जो होती है वो होनी चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि ये ओलिगोस्पर्मिया आपको है क्यों, है ना। क्या आपके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्या आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या आपके अंदर कोई ऐसा है इशू है कि जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, क्या आपके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, क्या कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर कोई सिस्ट है, या फिर आपके अंदर जो है वेरिकोसील है। बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ और असबाब हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ओलिगोस्पर्मिया अगर आपके अंदर डायग्नोस हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे पहली ये होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करनी चाहिए कि ये ओलिगोस्पर्मिया आपके अंदर हो क्यों रहा है। या सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया ही नहीं, इसके अलावा और भी कोई भी रीज़न हो आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी का, चाहे वो एज़ोस्पर्मिया हो या फिर एस्थेनोस्पर्मिया हो, ट्रेटोस्पर्मिया हो। आप कहेंगे ये सब क्या होता है? ये सारे स्पर्म के डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म कम हो जाते हैं, कुछ कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म बिल्कुल नील हो जाते हैं, कुछ कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म की जो मोटेलिटी और जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपके फीमेल पार्टनर के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं सकते हैं ना, मूवमेंट उनकी बहुत ही कम हो गई। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये स्पर्म के डिसऑर्डर्स हैं, है ना। कुछ लोगों में क्या हो जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जिसे हम लोग मैच्योरेशन अरेस्ट कहते हैं, है ना। तो मैच्योरेशन अरेस्ट अगर हो गया है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मेडिसिन की तलाश नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कोशिश और आपकी खोज ये होनी चाहिए कि ये जो मैच्योरेशन अरेस्ट है या फिर कोई भी जो है आपके अंदर कोज पाया जा रहा है इनफर्टिलिटी का, तो उसकी डायग्नोसिस क्या है। तो जब तक वो डायग्नोसिस आपकी कंफर्म नहीं होगी, तब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप लोगों को डायग्नोसिस के पीछे पड़ना है और सही डायग्नोसिस आपको करनी है कि ये परेशानी है और इस वजह से हो रहा है। देखिए, एक शख्स में मल्टीपल कॉजेज़ पाए जा सकते हैं। बहुत मरतबा क्या होता है कि हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, स्पर्म काउंट नील आया,
कंफर्म एक डायग्नोसिस हो गई कि एजोस्पर्मिया है। अब एजोस्पर्मिया की हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के कॉजेज हम जानें। तो होता क्या है कि हम एंडोक्राइन इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि टेस्ट उसके हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, है ना। आमतौर पे इसमें हम लोग टेस्टोस्टेरॉन टोटल, है ना, या फिर टेस्टोस्टेरॉन फ्री भी कराते हैं, कभी कभी डिपेंड करता है वो। LH FSH कराते हैं हम लोग, प्रोलैक्टिन भी कराते हैं, है ना, TSH करा लेते हैं। T3 T4 की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हम TSH से ही आइडिया लगा लेते हैं थायराइड के बारे में। तो इसी तरीके से हम लोग उसका USG स्क्रोटम भी कराते हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अब सारे एंडोक्राइन जो इवेल्युएशन किया गया है वो नॉर्मल है और उसका स्ट्रक्चर भी नॉर्मल है, तो फिर अब हमें आगे उसका ट्रस्ट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ना। उसका जो है इस तरह के जो डायग्नोसिस है इस तरीके से उसकी कंफर्म की जाती है। बहुत मतलब ऐसा होता है कि हम उसका जो है टेस्टोस्टेरॉन कराते हैं, उसी से पता चल जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस वजह से प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सीमेन का, है ना, स्पर्म का, सॉरी। तो फिर वो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही रीज़न हो सकता है कि दूसरे भी रीज़न हो, इसलिए प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसका जो है इवेल्युएशन करेंगे, है ना। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप लोगों को पता चल गया कि असल सबब ये है कि जिसकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है या ट्रेटोस्पर्मिया है या एस्थेनोस्पर्मिया है या मैच्योरेशन अरेस्ट हो गया है। ये पता चल गया कि आपके अंदर ये रीज़न और असबाब हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, उन रीज़न का, उन असबाब का, उन बीमारियों का जो अवेलेबल अच्छा ट्रीटमेंट है उसको आप लोगों को लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मैच्योरेशन अरेस्ट का अब तक कोई, जैसे कि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। मैच्योरेशन अरेस्ट हो गया तो अब आपको देखना ये है कि मैच्योरेशन अरेस्ट क्यों हुआ। मैच्योरेशन अरेस्ट हो गया है तो फिर अब देखना ये है कि एंडोक्राइन की क्या कंडीशन है, आपकी हार्मोन्स कैसे हैं, आपके स्ट्रक्चर कैसा है, आपका टेस्टिकल का साइज कितना है, और इसी तरीके से कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेंगे, उन सब चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे तो मैच्योरेशन फिर से होता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिन लोगों को मैच्योरेशन अरेस्ट हो चुका था 4-5 महीनों में, 6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैच्योरेशन स्टार्ट हुआ और मैच्योर स्पर्म उनका मिला। FNAC जब हमने रिपीट कराया, टीसा कराया, तो मैच्योर स्पर्म मिला। तो इट मीन कि ये रिवर्सिबल कंडीशन है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट होता है। आप अभी पता करेंगे कुछ यूनानी फिजिशियन से तो वो तो कह देंगे कि नहीं, एजोस्पर्मिया भी ट्रीटेबल नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ना, एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट अवेलेबल है ना। ओलिगोस्पर्मिया के बारे में कहते हैं कि लाइफस्टाइल अच्छा करिए और सही से डाइट लीजिए, सारी चीज़ें करिए तो हो सकता है कि काउंट बढ़ जाए, लेकिन उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है लोगों की। लेकिन ओलिगोस्पर्मिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो विदिन 2 मंथ्स जो है क्योर होता है, विदिन 2 मंथ्स क्योर होता है ओलिगोस्पर्मिया, अल्लाह का करम है बहुत बड़ा। एजोस्पर्मिया भी क्योर हो जाता है हमारे यहाँ। एजोस्पर्मिया के वही रीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। मैच्योरेशन अरेस्ट की बात जब आती है तो फिर इसमें टाइम लगता है। मैच्योरेशन अरेस्ट में इतनी जल्दी आपको आराम नहीं मिलेगा, आपके सिम्टम्स में रिलीफ आता है। हमारे पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको 2 महीनों में, 3 महीनों में उनके सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ आ जाता है, उनको बेनिफिट्स काफ़ी फील होते हैं, सारे हिस्ट्री में उनके चेंजेस आने लगते हैं। ऐसे पेशेंट में क्या सिम्टम्स होते हैं, एक मतलब आप लोग समझिए, सीमेन बिल्कुल उनका वाटरी हो जाता है, हाइड्रोस्पर्मिया होता है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके अंदर लेजीनेस रहती है, सुस्ती, काहली, थकान, कुछ करने का मन नहीं करता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की ख्वाहिश नहीं होती है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, इरेक्शन उनका मेंटेन नहीं रहता है ना, उनको काम करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इस तरह की सारी परेशानियां ऐसे पेशेंट के अंदर आम तौर पे देखने को मिलती हैं। तो इन सारे सिम्टम्स में तो उनको रिलीफ 2 महीने के अंदर ही सब आने लगते हैं और उनको काफ़ी अच्छा फील होने लगता है और वो सारी चीज़ें हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि फ़ौरन स्पर्म बनने लगेंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो टाइम चाहिए, फिर मैच्योरेशन के लिए तो टाइम चाहिए, है ना। वो हम धीरे धीरे जैसे होता है फिर इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हैं और कंफर्मेशन लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3-4 महीने के बाद उनका टेस्टोस्टेरॉन रिपीट कराते हैं और 6-7 महीनों के बाद हम उनका FNAC रिपीट करा लेते हैं, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि मैच्योरेशन हुआ कि नहीं हुआ, स्पर्म मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ, ये कंडीशन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हमने आप लोगों को बताई कि डायग्नोसिस आपको कंफर्म करनी है। डायग्नोसिस जब कंफर्म हो जाए तो फिर वो जो प्रॉपर डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग जो उसूल इलाज है, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप उसको फॉलो करेंगे और सही से उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके रिकवर होने लगेंगी। इस बीमारी में
स्पेशली ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया में जो हम आम तौर पे अपनी मेडिसिन्स कुछ यहाँ पर अपने पेशेंट को देते हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में ज़रा एक ओवर देना चाहेंगे। आम तौर पे होता क्या है कि मैंने आप लोगों को अभी सिम्टम्स बताए थे कि उनका वाटरी सीमेन हो जाता है, तो इस पर्पज़ के लिए हम अपना नुस्खा जो है स्पर्मोजेनिक भी हम देते हैं अपने पेशेंट को, और हमारा नुस्खा है 129 बहुत ही इफेक्टिव है सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सीमेन के प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए और सीमेन को थिक करने के लिए, सीमेन को गाढ़ा बनाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है ये। बहुत मतलब पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनको जो है एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, एग्लूटिनेशन पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से अब उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही है। बाकी सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बाकी कहीं पर कोई इशू नहीं होता, सिर्फ एग्लूटिनेशन उनका पॉजिटिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। स्पर्मोजेनिक के साथ में हम 129 देते हैं। इसी तरीके से उसमें जो है अतिवीर किट का हम इस्तेमाल करते हैं। अतिवीर किट एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, इस वजह से हम उसमें अतिवीर किट का भी इस्तेमाल कराते हैं। बाकी जौहर खुसिया का भी इस्तेमाल कराते हैं, है ना। इसी तरीके से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया में जो खास तौर से हम फ्रीक्वेंटली मेडिसिन एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को, उनके नाम भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंड्रोफाइट कैप्सूल जो कि फाइटो स्पेशलिटीज़ का है, काफ़ी इफेक्टिवनेस रखता है, काफ़ी इफेक्टिव है ये। स्पर्मज़ोवा कैप्सूल भी हम इसमें इस्तेमाल कराते हैं। सीमेन गोल्ड प्लस है, उनका हम इस्तेमाल कराते हैं। स्पर्मोजेनिक 129 आप लोगों को बताया ही हमने, जौहर खुसिया का इसमें इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें ऐड की जाती हैं और उनको इस्तेमाल कराई जाती हैं। ख़ासतौर से जैसे कि अगर उनको जो है सिस्ट की प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो नुस्खा होता है 149 हम वो भी ऐड कराते हैं इसमें। मुमताज़ सिस्ट क्योर सिरप होती है वो हम देते हैं। इसी तरीके से कुछ पेशेंट में वेरिकोसील होता है तो वेरिकोसील के लिए हम 145 एडवाइस करते हैं और साथ में एक्सरसाइजेज वेरिकोसील के लिए। वेरिकोसील भी ऐसी कंडीशन है जिसका कोई भी साइंटिफिकली ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये कंप्लीट सर्जिकल कंडीशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको ग्रेड 4 वेरिकोसील था, बिना सर्जरी सिर्फ मेडिसिन और एक्सरसाइजेज से उनका वेरिकोसील नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके रेगुलर कोशिश और प्रॉपर ट्रीटमेंट और सही से जो आप लोगों को प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है हमारे यहाँ से, उनको अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो उसके नतीजे में इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया या मेल इनफर्टिलिटी कह लीजिए डायरेक्टली, इसका अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा आप सकील बादी ग़िज़ाएँ जो हैं उनका जो है यानी भारी खाना नहीं खाना है, आपको हल्का खाना खाना है हमेशा, है ना। और जो है बादी ग़िज़ाएँ, ऐसी चीज़ें नहीं खानी कि जिसको खाने से आपका जो है कॉन्स्टिपेशन बढ़े, पेट ख़राब हो जाए। मुर्ग मुसल्लम का परहेज़, मुरक्कन ग़िज़ाएँ, बहुत रोगन वाली चीज़ें नहीं खानी है आपको, सादा खाना खाना है। मुहर्रिक ग़िज़ाएँ भी नहीं खानी है आपको, है ना, जिससे बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हरकत होने लगे और बहुत ज़्यादा जो है मुहर्रिक मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब कि जिससे जो है एक्शन वाली कैफियत आपकी बॉडी में आए, है ना। मुहर्रिक दवाएं भी होती हैं ना, जैसे हमने आप लोगों को हमने कई मतलब बताया है कि मुहर्रिकात का इस्तेमाल कराते हैं जिसके नतीजे में क्या होता है, इरेक्शन होता है, यानी कि एक्शन उन चीज़ों से बढ़ता है। तुर्श चीज़ें नहीं खानी है आपको, मतलब खट्टी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना होता है। तेज़ाबियत वाली चीज़ें आपको नहीं खानी होती हैं, है ना। इन सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करना होता है। स्पेशली बाहर की चीज़ें नहीं खानी है आपको, जैसे चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना है। चाय कम करनी है, अल्कोहल बंद करना है, स्मोकिंग बंद करनी है आपको, लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है। अगर आपको वेरिकोसील है तो फिर एक्सरसाइजेज जो बताई जाती हैं वो करनी है आपको। पैल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं आपके तो कीगल एक्सरसाइज आपको करनी है। इसी तरीके से आप लोगों को हमेशा क्या करना है, इसमें योगा करते रहना है। मौसम के जो फल आते हैं वो सब खाने हैं आपको, अच्छा खाना खाना है, रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करना है इसमें। ये सारे जो है प्रिकॉशंस आपको इसमें लेने हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया के बारे में कि ये बेसिकली क्या होते हैं। ये तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है, मेल इनफर्टिलिटी है आपको, तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस बना सकते हैं और फिर क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और हम अपनी प्रैक्टिस में कौन कौन सी खास मेडिसिन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और आप लोगों को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी।
और ये इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। देखिए ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट इतना इजी और इतना आसान नहीं होता है कि ये जो मेडिसिन हमने बता दी हैं बस आप इस्तेमाल करने लग जाइए और ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया आपका क्योर हो जाए। या आप लोग जो रिपोर्ट्स हमें शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर कि डॉक्टर साहब हमें ओलिगोस्पर्मिया है, आप हमें मेडिसिन बता दीजिए, हम ले लें और ये ठीक हो जाए, इतना इजी और इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलोअप चाहिए होता है और सही से आपकी इन्वेस्टिगेशंस को रिपीट करा करके प्रॉपर डायग्नोसिस, है ना, और सही से फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने की मेडिसिन ले रहे हैं फिर 2-2.5 महीने के बाद दोबारा फॉलोअप के लिए कंसल्ट करें, ये चीज़ें इसमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती हैं और इस तरीके से इलाज का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो अगर आप सही से इलाज कर सकते हैं, प्रॉपर फॉलोअप ले सकते हैं, तभी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और अपने पैसे भी बर्बाद करेंगे। बाद में फिर ब्लेम हम पे डाल देंगे कि डॉक्टर साहब ने मेरा इतना पैसा और इतना टाइम मेरा बर्बाद कर दिया। तो ये आप लोग पहले से ही सारी चीज़ों को समझिए कि आप सही से ट्रीटमेंट करिए, प्रॉपर गाइडेंस जो दी जाती है उनको फॉलो करिए, क्योंकि हम आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री लेकर के आपके अंदर जो कोज़ है उसको सही से हम पहचान सकते हैं और उस कोज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम मेडिसिन आपको एडवाइस कर सकते हैं, आपको कुछ एडवाइजेज हम बता सकते हैं, प्रिकॉशंस बता सकते हैं। लेकिन उन मेडिसिन को खाना, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करना, उन एडवाइजेज को फॉलो करना, ये आपका काम है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे चीज़ों को, आप ड्रिंक छोड़ेंगे ही नहीं, अल्कोहल लेते ही रहेंगे, सिगरेट पीते ही रहेंगे, बेड लाइफ स्टाइल मेंटेन ही रखेंगे, आप अपना चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड खूब आप चाइनीज़ आइटम खूब खाते ही रहेंगे, रेड मीट आप लेते ही रहेंगे, तो फिर आप कैसे ठीक होंगे। इस वजह से इन सारी चीज़ों को सही से फॉलो भी करना है और सही से ट्रीटमेंट करना है आपको। इंशाल्लाह आप सही से करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह की दात ऐसी नहीं है कि आप दुआ भी करें, दवा भी करें, फिर भी आपको रिलीफ ना हो। इंशाल्लाह ज़रूर रिलीफ होगा। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका ट्रीटमेंट हो जाता है। और ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया का तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप इससे परेशान हैं, काफ़ी टाइम आपकी शादी को हो गया है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा 9452580944। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारे सेंटर का, रिसेप्शन पे रहता है ये। आप डायरेक्टली इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो टाइम दिया जाएगा आपको, उस टाइम में हम आपको कॉल करते हैं। आप अपनी सारी रिपोर्ट्स हमें पहले से ही भेज कर रखिए, उनको सबको देखने के बाद, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद फिर प्रॉपर डायग्नोसिस बनाई जाती है और आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटमेंट और ये मेडिसिन आप दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।